रजिस्टर करवाना। वेरी गुड। और एक और Yes. स्टेप भी बताया था। फिर उसके बाद स्टडी स्क्रीनिंग। शाबाश, बिल्कुल आपको Yes. सारा याद है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब सना माइक अनम्यूट करके मुझे बताएंगी कि पी कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। अच्छा, सना तो अवेलेबल नहीं है। गुल आप बताएं, फिर माइक अनम्यूट करके बताएं कि पी कोड की फुल फॉर्म क्या है। ओके जी, अहमद ने हमें बताया कि अहमद ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। ओके, गुल ने नहीं बताया था। अच्छा अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि जो स्टडी स्क्रीनिंग है उसके क्या क्या स्टेप्स थे। नहीं, इससे पहले मुझे बताएं सर्च स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। जी शाहजेब, चलिए शाहजेब आप ही बता दें। हम सबसे पहले जो हमारे पास पाइकॉट के हमारे पास फर्स्ट थ्री जो उसमें पॉइंट्स है, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन और कंट्रोल, इससे हम सर्च टर्म्स बनाते हैं। अच्छा तो जी, सर्च टर्म्स में हम फिर उसके हम सिनोनिम्स ढूंढते हैं। ठीक, वेरी और गुड, और हम उसमें बूलियन ऑपरेटर्स यूज करते हैं, एंड और नॉट। वेरी गुड। और उसमें हम कंट्रोल वोकेबलरी के थ्रू हम मेश टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, मैच टर्म्स यूज करने का फायदा क्या होता है हमें। मेश टर्म यूज करने से हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो ब्रॉड ब्रॉड हो जाता है। मतलब हम अगर सब कुछ सर्च चीज स्ट्रेटजी सर्च कर। ब्रॉड हो जाती है, हमें यस ज्यादा सर। यस। रिजल्ट मिलते हैं फिर। यस। यस। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, चलिए अब और किसी से पूछते हैं आप। वेरी गुड, ठीक है। सैफ आप मुझे बताइए कि स्टडी स्क्रीनिंग के क्या क्या स्टेप्स थे। चलिए जुमेरक आप बता दें। मैम सबसे पहले हम डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, उसके बाद हम ऑन द इससे बेसिस ऑफ पहले डुप्लीकेट से पहले क्या करते हैं। मैम आई एम नॉट श्योर डुप्लीकेट से पहले वाला क्या प्रोसीजर है। डुप्लीकेट सिर्फ यही सिंपल बताना आपने कि हम स्टडीज को इंपोर्ट करते हैं अपने रेफरेंस मैनेजर में। अच्छा मैम, वो जब रेफरेंस मैनेजर में इंपोर्ट करी तो उसके बाद डुप्लीकेट्स रिमूव किए, फिर ठीक है, उसके बाद फिर हमने उस फर्दर स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट किया, और फिर शाबाश, थर्डली हम फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स पढ़ के हम स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है। जो हमने इसके एंड में बनाना क्या होता है, उसको कहते हैं क्या। मैम वो प्रिज्मा वो फ्लो चार्ट बनाना होता है। वेरी गुड, शाबाश। चले जी, यानी कि आप सबको जो है कल का लेक्चर याद है। अब हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने आइडिया डेवलप किया, उसके बाद हमने अपना प्री कोड क्वेश्चन बनाया, फिर हमने वायबिलिटी असेसमेंट की। वायबिलिटी असेसमेंट में हमें एटलीस्ट 3 आर्टिकल्स चाहिए थे, और हमारा जो आइडिया होना चाहिए मेटा एनालिसिस का वो न्यू होना चाहिए, किसी ने उस टॉपिक पे पहले से मेटा एनालिसिस ना किया हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बनानी होती है सर्च स्ट्रेटजी। सर्च स्ट्रेटजी बनाने के बाद हमने उसको डिफरेंट मेडिकल डेटाबेसेस पे रन करना होता है। एटलीस्ट 3 डेटाबेसेस हमें चाहिए होती हैं, जैसे कि पबमेड, एम्बेस और कॉकरेन, ठीक है।
इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी 3 आपको चाहिए होती है। उसके बाद अपना प्रोटोकॉल रजिस्टर करवाना है प्रॉस्पेरो के ऊपर, और फिर आपने क्या करना है, अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है। आपने जो रिसर्च स्ट्रेटेजी रन की थी वहां से फाइल्स अपने इंडिविजुअल डेटाबेसेस से डाउनलोड कर लेनी है और उसको रेफरेंस मैनेजर में इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद आपने वहां पे स्क्रीनिंग करनी, डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, फिर स्क्रीनिंग करनी है बाय टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, और फिर फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स रीड करने हैं, और एटलीस्ट 2 ऑथर्स होने चाहिए जो कि इंडिविजुअली ये स्क्रीनिंग कर रहे हो, ठीक है। और एंड में जब फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स पढ़ लेंगे उसके बाद जो आर्टिकल्स एक्सक्लूड होंगे उसकी रीजन आपके पास होनी चाहिए कि क्यों आपने फुल टेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने के बाद भी अपने जो स्टडीज हैं उनको एक्सक्लूड किया है, वो अपने रीजंस अपनी प्रिज्मा फ्लो डायग्राम में मेंशन करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक तो होगी स्क्रीनिंग। अब आपके पास आ गए आपके फाइनल आर्टिकल्स जो अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड करने हैं। उसके बाद क्या स्टेप आता है, उसके बाद स्टेप आता है हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शन का, जो कि हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, डेटा एक्सट्रैक्शन में हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, 2 चीजों का एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। कौन कौन से 2 मेन, स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटकम्स का डेटा, ठीक है। स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने जो है टेबल 1 जो है हमने बनाना होता है, उसमें हमने अपनी जितनी भी स्टडीज अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड की होती हैं उनके सारों के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करने होते हैं, ठीक है। और सेकेंडली आउटकम्स का डेटा क्यों एक्सट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि हमें मेटा एनालिसिस के लिए जो हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है उसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए होती है, उनका डेटा असल में हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है। स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, अच्छा हमें मिलते कहाँ से, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना। स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टडीज इंक्लूड करते हैं अपने मेटा एनालिसिस में, तो ज्यादातर स्टडीज ने अपने टेबल 1 में दिया होता है बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उनकी एज, जेंडर, रेस, कोमॉर्बिडिटीज और बाकी डिफरेंट चीजें जो हैं वो मेंशन की होती है। ये एक आर्टिकल है जो कि एस्प्रिन, लो मोलेकुलर वेट हेपरिन को कंपेयर करा था फ्रैक्चर के पेशेंट्स में, ठीक है। तो उसके टेबल 1 में हमारे पास ये उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। हमने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल शीट में एंटर करने होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हमारे अपने मेटा एनालिसिस का फाइनल टेबल 1 है वो फिर ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। वहां पे हमने ये डिफरेंट स्टडीज हैं जो कि रखी हुई हैं, ठीक है। ये एक मेटा एनालिसिस है, उसका टेबल 1 है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल स्टडीज है, उसके साथ में हमने यहाँ पे स्टडी के नेम और साथ में ईयर मेंशन किया है और साथ में उसका रेफरेंस मेंशन किया हुआ। एक सेकेंड, ये आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके, मुझे लगा कि मेरी स्क्रीन, एक से मैं दोबारा से शेयर करते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो आपका जो फाइनल टेबल 1 है वो ऐसा होना चाहिए। इसमें पहले स्टडीज, उनके ईयर और फिर रेफरेंसेस, फिर है जी नंबर ऑफ पेशेंट्स, हर स्टडी में कितने पेशेंट पॉपुलेशन, ये इंडिविजुअल स्टडी पेशेंट पॉपुलेशन मेंशन की हुई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ड्रग या इंटरवेंशन दी होती है वो असल में ये एक SGLT2 इनहिबिटर्स के ऊपर मेटा एनालिसिस था, तो इस वजह से उन्होंने वो ड्रग्स मेंशन की हुई कि कौन सी डिफरेंट स्टडीज ने ड्रग्स को एवेल्युएट किया, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेंशन किया हुआ है कि कितनी फीमेल पॉपुलेशन या कितनी मेल पॉपुलेशन, आप दोनों भी लिख सकते हैं लेकिन एक भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद एज मेंशन की होती है, ये भी बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। फिर आगे एथनिसिटी। अब यहाँ पे जो बाकी के पहले 4-5 चीजें जो है ना वो हर मेटा एनालिसिस में सेम ही होती हैं, यानी कि स्टडी का नेम और आगे उसका पब्लिकेशन का ईयर, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं और फिर स्टडी डिजाइन क्या है। इस वाले टेबल 1 में स्टडी डिजाइन नहीं दिया लेकिन आपने स्टडी डिजाइन भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि RCT है यहाँ पे। प्लीज अपने माइक अनम्यूट कर लें। अच्छा, RCTs हैं या फिर ऑब्जर्वेशन स्टडीज हैं, केस कंट्रोल स्टडीज हैं, कोहोर्ट स्टडीज हैं, तो एक कॉलम यहाँ पे स्टडी डिजाइन का भी होता है, ठीक है। इसमें नहीं दिया लेकिन वैसे होता है। और फिर आप अपनी इंटरवेंशन, एज क्या है पार्टिसिपेंट्स की वो मेंशन कर सकते हैं, जेंडर क्या है, और ये बेसिक चीजें तो हर मेटा एनालिसिस में आपने करनी ही करनी होती है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो कॉलम्स होते हैं ना वो वाले कॉलम्स आपने बनाने होते हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। अब क्योंकि ये SGLT2 इनहिबिटर्स और हार्ट फेलियर के पेशेंट से रिलेटेड है, इस वजह से उन्होंने हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इंजेक्शन फ्रैक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया, डायबिटिक पेशेंट्स मेंशन किए हुए हैं, और आगे GFR उनका मेंशन किया है, और न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की जो क्राइटेरिया वो मेंशन किया है। और फिर फॉलोअप ऑफ द स्टडी भी ये कॉमन है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने टेबल 1 के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो 3-4 कॉलम है ना ये पर्टिकुलर होते हैं आपके टॉपिक से, ठीक है। आपके टॉपिक जो होगा उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपने इस टेबल 1 में अपने मेटा एनालिसिस के टेबल 1 में मेंशन करनी है, ठीक है।
अच्छा, अब इंडिविजुअल स्टडीज में तो जो डेटा मेंशन किया होता है आपने देखा था ये वाली इस वाले टेबल में, ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट डेटा है, ठीक है। लेकिन मेटा एनालिसिस के टेबल 1 में ये स्टडी करे रही इंडिविजुअल स्टडीज है, ठीक है। तो जो मेटा एनालिसिस का यूनिट होता है वो स्टडी होता है, नॉट ए पेशेंट। अब आपने डेटा कैसे कलेक्ट करना है, आपने अपने सबसे पहले बनानी है एक्सेल शीट और आपने हर अपनी इंडिविजुअल स्टडी पढ़नी है और वहां पर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं आपने वो सारे कलेक्ट करके अपनी एक्सेल शीट में एंटर करते जाने हैं, ठीक है। कैसे एंटर करते जाने, ये जैसे ये रॉ डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट्स, अब ये SGLT2 इनहिबिटर ग्रुप में ये वाला था, इंटरवेंशन ग्रुप में ये इतने पेशेंट्स हैं, कंट्रोल ग्रुप में इतने पेशेंट्स हैं और टोटल इतने पेशेंट्स हैं। तो जेंडर के हिसाब से उनकी परसेंटेजेस, तो जितना भी रॉ डाटा अवेलेबल होगा इंडिविजुअल स्टडीज में आपने अपनी एक्सेल शीट में मेंशन करते जाना, ठीक है। और इन दी एंड फिर आपने अपना टेबल जो है वर्ड में बनाना होता है, ठीक है। और वर्ड में बना के अच्छा, वर्ड में आपने बनाना होता है ये वाला टेबल बना हुआ है, ये जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, ये वाला, ये वर्ड में बना हुआ है, ठीक है। तो आपने एक्सेल शीट में अपना सबसे पहले रॉ डाटा एंटर करना होता है और फिर आप देखते हो कि मैक्सिमम, जैसे आप ये समझ लेंगे, ये न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन वाला, ठीक है, ये वाला कॉलम ले लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ स्टडीज ने NA लिखा हुआ, यानी कि इन स्टडीज ने ये डेटा नहीं दिया हो। तो ऐसे हो सकता है आपके साथ भी कि आपके टॉपिक से एसोसिएटेड हर स्टडी वो चीज मेंशन ना की हो, लेकिन आपने वो वाली चीजें सिलेक्ट करके अपने टेबल 1 में मेंशन करनी होती हैं जो कि मैक्सिमम स्टडीज ने दी हूँ, ठीक है। इसी वजह से आप एक्सेल शीट आपके काम आती है। और बाद में ऐसे भी होता है कि रिव्यूअर्स जब आप अपना जर्नल में सबमिट करवा भी देते हैं अपने जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, तो